विज्ञान कक्षा 8। पाठ नंबर 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहले हम इस पाठ की भूमिका समझ लेते हैं। इस पाठ में हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे, फसलों के प्रकार पढ़ेंगे, फसलों के प्रकार और फसल के उगाने के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं हमें करनी पड़ती है। बीज बोना भी पड़ता है, खेत में हल चलाना पड़ता है, खरपतवार हटाने की आवश्यकता पड़ती है। खरपतवार हटाने के अलावा निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता होती है। खाद या उर्वरक डाले जाते हैं। जानवरों एवं कीटों से भी उसकी सुरक्षा की जाती है। जब अनाज पक जाता है, फसलीय पादप परिपक्व हो जाते हैं, तो दरांती या फिर कॉम्बाइन मशीन द्वारा उन्हें काट लिया जाता है। काट लेने के पश्चात फसलीय पादपों में से अनाज एवं भूसा अर्थात चारा, अनाज और चारा पृथक किया जाता है। अनाज और चारा पृथक करने की विधि ही थ्रेशिंग कहलाती है। इन सभी चरणों के बारे में हमें इस पाठ में पढ़ना होगा। उससे पहले हमें कुछ हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं या प्रश्न खड़े हो सकते हैं कि हमें फसल उत्पादन की आवश्यकता क्यों होती है, ये फसल क्या होती है, अगर फसल का उत्पादन नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि फसलें उत्पादित करेंगे तो ही हमें अनाजों की पूर्ति होगी, और अनाज कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। और देश की अधिकांश जनसंख्या, किसी भी देश की अधिकांश जनसंख्या फसल आधारित उत्पादों पर ही आश्रित होती है। हमें फल भी फसलीय पादप गतिविधियों से प्राप्त होते हैं, सब्जियां भी और अनाज भी उसी तकनीक से प्राप्त किए जाते हैं। तो देश की विशाल या वृहद या बहुत बड़े पैमाने पर जनसंख्या होती है। उस जनसंख्या को खाद्यान्न अर्थात खाने योग्य अन्न उत्पादित करने के लिए ही हमें फसल उत्पादन करना होता है। पहले हम पढ़ेंगे फसल। किसी बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाने को फसल कहते हैं। परिभाषा लिख दूं मैं, किसी बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के पौधे उगाने की प्रक्रिया को फसल कहलाती है। जैसे अनाज के अंदर गेहूं, जौ, सरसों, अनाज, दालें, फल, सब्जियां, तिलहन आदि ये फसलों के उदाहरण है। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है, फसल उत्पादन की आवश्यकता
क्यों होती है। तो हम जैसे प्रश्न लिख लें, फसल उत्पादन की आवश्यकता, ये प्रश्न है, आवश्यकता क्यों होती है, फसल उत्पादन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके लिए आंसर आप लिख सकते हैं, सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है जो अधिकांशतः फसलों से ही, जो अधिकांशतः फसलों से ही प्राप्त होते हैं। फसलों से ही प्राप्त होते हैं। इस कारण हमें फसल उत्पादन की आवश्यकता होती है। इस कारण फसल उत्पादन की आवश्यकता होती है। इस कारण फसल उत्पादन की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ। फसल हम पढ़ ही चुके हैं, कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ तो किसान द्वारा खेत में फसल उगाने से लेकर और फसल परिपक्व होने तक की, फसल उगाने से लेकर और फसल पकने तक विभिन्न क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। इन सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित रूप से कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। जैसे मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना, बीज बोना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना, फसलों की आवारा पशुओं से और कीट पतंगों से सुरक्षा करना। जैसे कई बार टिड्डियाँ फसलों को चट कर जाती है तो उसका भी प्रबंधन करना चाहिए होता है। कुछ छोटी छोटी जीव जैसे पादपीय, फसलीय पादपों की जड़ों में लटें आदि लग जाती है तो उनसे भी नियंत्रण करना आवश्यक होता है। ये सभी सम्मिलित रूप से कृषि पद्धतियों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार। विभिन्न मौसमों में उगाए जाने वाली फसलों को हमें 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 रबी फसल, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में उगाई जाती है, या सामान्य भाषा में हम कहें हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार तो ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। दूसरा खरीफ फसल, ये फसलें वर्तमान समय में उगाई जा रही हैं।
सर फसलों के आगे दूसरा हो गया खरीफ फसलें जो वर्तमान समय में उगाई जा चुकी हैं। ये फसलें हमारी भौगोलिक स्थितियों के अनुसार वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, अर्थात ये जून जुलाई के माह में उगाई जाती है। तीसरी जो फसल का प्रकार है वो जायद की फसलें होती हैं। जायद फसलें, और ये फसलें ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मियों की ऋतु में उगाई जाती है, अर्थात इनके लिए सामान्य परिवेश होता है मार्च अप्रैल में। वे फसलें जो मार्च अप्रैल के महीने में उगाई जाती हैं जायद फसलें कहलाती हैं। इन फसलों की हम परिभाषा पढ़ेंगे, इनके प्रमुख बिंदु पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रबी फसलें। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर, वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर, ओहो मैंने नंबर लिखी, अक्टूबर नवंबर माह, अक्टूबर नवंबर माह अर्थात शीत ऋतु में उगाई जाती है, अर्थात शीत ऋतु में उगाई जाती है। रबी फसलें कहलाती है। इसके लिए उदाहरण होंगे वे सभी फसलें हैं जो वर्षा ऋतु वो शीत ऋतु में उगाई गई थी, जैसे गेहूं शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। गेहूं के साथ साथ चना भी उगाया जाता है, मटर, जौ, सरसों आदि और भी बहुत सारी फसलें हो सकती है। हमने केवल इनका उदाहरण पढ़ा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फसलें हैं। नंबर 2, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें वे फसलें जो जून जुलाई, जून के अंत में और जुलाई के प्रारंभ में, जून जुलाई माह अर्थात वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। अर्थात वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। इसका उदाहरण होगा मक्का, जो इन दिनों में वास्तव में उगाई जा रही है, ज्वार, बाजरा, तिल आदि। दोनों प्रकार की फसलें हो गई। नंबर 3 प्रकार, जायद की फसलें।
जायद की फसलें। वे फसलें जो मार्च अप्रैल में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, जायद की फसलें कहलाती है। फसलें कहलाती है। उदाहरण ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, आदि। ये तीनों प्रकार की फसलें हो गई मौसम के आधार पर या फिर ऋतुओं के आधार पर। पहला था रबी की फसलें जो शीत ऋतु में उगाई गई। दूसरा खरीफ की फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। और तीसरा जायद की फसलें। ये फसलें ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी की ऋतु में उगाई जाती है। पाठ में दिए गए पाठगत प्रश्न है धान को ग्रीष्म ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म नहीं, इसमें शीत दिया गया है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि खरीफ की फसल है ये, और खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जो जून जुलाई में उगाई जाती है, अर्थात ऐसे मौसम में उगाई जाती है जब तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है और बारिश के कारण जल की भी अधिकता होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो सकता है धान को बहुत अधिक पानी एवं तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान की आवश्यकता होती है, इस कारण इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता है। ये एक प्रश्न पूरा हो चुका है। जो पाठगत प्रश्न दिया गया था, पाठ के अंदर वाला प्रश्न। अब धान के लिए हमें समझना है चावल को ही धान कहा जाता है। चावल की फसल को ही धान कहते हैं। नंबर 2 प्रश्न है, गेहूं को वर्षा ऋतु में
क्यों नहीं उगाया जाता है? अब इसके लिए हम एक आधार खोजेंगे कि इसका क्या लॉजिक हो सकता है। पहले हमें ढूंढना है कि गेहूं कौन सी ऋतु में उगाया जाता है या कौन से मौसम में उगाई जाती है। तो गेहूं के लिए हम पढ़ते हैं कि गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु का लक्षण है कि तापमान बहुत ही कम होता है। तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कम तापमान चाहिए, जबकि हमें ये कह रहा है वर्षा ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो वर्षा ऋतु में तापमान अधिक होता है, इसी कारण इसे वर्षा ऋतु में नहीं उगाया जा सकता है। वर्षा ऋतु में तापमान अधिक होता है। इस कारण गेहूं को वर्षा ऋतु में नहीं उगाया जा सकता है। वर्षा ऋतु में नहीं उगाया जा सकता है। ये पाठगत 2 प्रश्न हो चुके हैं।